A to Z फाइनेंशियल लर्निंग में आज हम लोग CA फाउंडेशन के बिजनेस लॉ पेपर सीरीज के चैप्टर कंपनी एक्ट को कवर करेंगे और इसके बाद अगली सीरीज में इस बिजनेस लॉ पेपर के कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट इत्यादि जो भी है उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही इसके बाद कंपनी एक्ट से रिलेटेड कोर्ट केसेस के फैक्ट्स और डिसीजंस की भी चर्चा करेंगे, क्योंकि जो एग्जाम में आते हैं प्रश्न वो उनसे भी रिलेटेड आते हैं, तो हम लोग उसके फैक्ट्स की भी चर्चा करेंगे। आज हम लोग कंपनी एक्ट 2013 में जो अपने देश के अंतर्गत एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है उसकी चर्चा करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में 6 ऑफिसेस आते हैं। जो शुरुआत में हमारा जो टॉप मोस्ट है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकंड है NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, थर्ड इज NCLAT, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल, फोर्थ है स्पेशल कोर्ट। बीच बीच में जब जरूरत पड़ती है तो भारत सरकार स्पेशल कोर्ट का गठन करती है। फोर्थ, जिसको हम लोग जोनल ऑफिस बोलते हैं, इसे हेडेड बाय रीजनल डायरेक्टर या रीजनल डायरेक्टर के द्वारा हेडेड किया जाता है। और सिक्स्थ, फील्ड ऑफिस या ROC के नाम से जाना जाता है। ये ग्राउंड लेवल पर फील्ड फंक्शनरी है, जहां डायरेक्ट इंटरेक्शन में कंपनी से रिलेटेड या और जो क्लाइंट्स हैं वो इससे रिलेटेड होते हैं। इसको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज बोलते हैं। अब हम लोग एक एक कर देखेंगे कि किसका क्या रोल है। सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम अथॉरिटी है जो कंपनी लॉ को इंप्लीमेंट करती है थ्रू MC, और इसके पास कुछ सर्टेन डेफिनेट पावर्स होते हैं जो वो इंप्लीमेंट करते हैं डिफरेंट ऑफिसेस को रन करने के लिए, जो ये इसके अंतर्गत आते हैं। और कुछ सेक्शंस हैं जिसमें हम आपको चर्चा करेंगे। जैसे सेक्शन है 458, इसके अंतर्गत वो पावर को डेलीगेट करती है डिफरेंट ऑफिसेस को। इसी तरह एक सेक्शन है सेक्शन 460। ये सेक्शन में कोई कंपनी का कोई गलती हुई या कोई माफी करनी है तो ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही है। सपोज किसी ने लेट से दाखिल किया अपना एनुअल रिपोर्ट टैक्स, तो इसके अंतर्गत अगर वो माफी चाहती है तो रिक्वेस्ट करने पर अंडर सेक्शन 460 सेंट्रल गवर्नमेंट उसको माफ कर सकती है। सेक्शन 467, अगर कोई चेंजेस लाना है कंपनी एक्ट में किसी डिपार्टमेंट्स में, तो इस सेक्शन का प्रयोग करते हुए चेंजेस लाए जा सकते हैं, रूल्स में एंटर किए जा सकते हैं। इसके बाद एक है 468, इसके अंतर्गत वो रूल्स बनाती है फॉर कंपनी के वाइंड अप के लिए। लेकिन अभी फिलहाल में जब NCLT का गठन हो गया है तो इस सेक्शन की रेलिवेंस आज के डेट में नहीं है। अदरवाइज इसके पहले कंपनी के वाइंड अप के लिए वो रूल्स बनाती थी। IBC, अभी अपने देश में IBC 2016 आने के बाद ये
सेक्शन का रेलिवेंस नहीं रह गया। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, इसको आईबीसी कोड। अब जो आगे हम लोग देखेंगे वो है अभी तत्काल में एनसीएलटी का रोल काफी बढ़ चुका है अभी अपने देश में, क्योंकि जो कंपनी से रिलेटेड केस की पेंडेंसी थी वो काफी बढ़ गई थी देश में, और एक सही दिशा निर्देश न उससे जुड़े लोगों को मिलता था, न कंपनी को ग्रीवांसेस मिलते थे। तो इस समस्या को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने एनसीएलटी का गठन किया। ये एनसीएलटी क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है, और जो पहले कंपनी लॉ बोर्ड एंड कोर्ट्स, डिफरेंट कोर्ट्स करती थी, उन सारे केसों को ट्रांसफर कर दिया गया एनसीएलटी फॉर स्पीडी ट्रायल ऑफ ग्रीवांसेस। जो इससे रिलेटेड कंपनी से रिलेटेड जो भी ग्रीवांसेस थे जिनके थे उसमें स्पीडी किया जाए, इसके लिए इनके सारे केसों को ट्रांसफर कर दिया गया, और कुछ केसेस जो थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था। तो इस तरह एनसीएलटी के गठन के बाद अपने देश में जो कंपनी का पेंडेंसी था केस का, वो काफी धीरे धीरे कम हो रहा है। अब इसके साथ जो ग्रीवांसेस एनसीएलटी में नहीं सुने गए या किसी को ग्रीवांसेस है उसके अगेंस्ट में, तो उसके लिए भी व्यवस्था की गई और एक एपेलेट ट्रिब्यूनल का गठन किया। तो यहाँ एनसीएलटी से जिनको ग्रीवांसेस नहीं पूरा हुआ वो एनसीएलटी में जा सकते हैं। तो आज हम ये बोल सकते हैं, देख सकते हैं, ये दोनों के फंक्शनरी से सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफी कुछ पेंडेंसी जो कंपनी एक्ट के अधीन कंपनियां थी उनके जो ग्रीवांसेस थे वो दूर करने का प्रयास किया है, और काफी कुछ केस चल रहे हैं। और इसके बाद जब कुछ ऐसी परिस्थितियां आती है जहां हमें ये लगता है कि कुछ केसेस में 2 साल या उससे ज्यादा का पनिशमेंट होने की संभावना है, जो कंपनी एक्ट से रिलेटेड कुछ क्राइम्स या कुछ भी घटनाएं हैं, तो इनको देखने के लिए इनके पास सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्पेशल कोर्ट का गठन भी कर सकती है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। किस अवस्था में एक बार फिर से देख लें, जिनमें ये लगता है, ऐसी संभावना है कि 2 साल या 2 से ज्यादा का कन्विक्शन हो सकता है, तो स्पेशल कोर्ट का उस केस को देखने के लिए गठन किया जा सकता है। और बाकी जो केसेस हैं वो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास रहेंगे। अब हम लोग देखते हैं, ये तो जुडिशियरी की बात हो गई, लेकिन जहां कंपनी से रिलेटेड फंक्शनरी की बात है वहां मेन जो आता है वो आता है अपना आरडी। अभी तत्काल में अपने देश में 7 आरडी फंक्शन कर रहे हैं डिफरेंट लोकेशंस में, जैसे नॉर्दर्न, वेस्टर्न, ईस्टर्न, सेंट्रल, सदर्न, ये सारे में आरडी हैं जो भारत सरकार नियुक्त करती है, और वो रीजनल डायरेक्टर्स के नाम से जाने जाते हैं। उसका हेड रीजनल डायरेक्टर होता है, और इनका जो फंक्शन है, मेन फंक्शन, वो है कोऑर्डिनेट करना। आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज और गवर्नमेंट, वो कोऑर्डिनेट करते हैं, प्लस वो जो आरओसी है उसको एडवाइस करते हैं, उसको रेगुलेट करते हैं। इसके अलावा जो उस एरिया में कुछ नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, कुछ
ऐसे चीज हैं जिसकी जानकारी भारत सरकार को होनी चाहिए कंपनी से रिलेटेड, उसके ट्रेंड्स को स्टेट वाइड वो रिपोर्टिंग सेंट्रल गवर्नमेंट को करते हैं। इसके साथ इनको पेनाल्टी भी करने का पावर है। ये कंपनी एक्ट में अगर कोई फॉल्ट है, अगर पाए जाते हैं तो उनको पेनाल्टी करने का भी पावर दिया गया है। ये कंपनी के साथ साथ एलएलपी को भी मॉनिटर करते हैं। जरूरत पड़ने पर ये इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं, कंपनी के बुक्स का इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं। तो ये वास्ट पावर आरडी को दिया गया है, जिसे हम जोनल ऑफिस बोलते हैं। और ये हमारा मेन जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप का हेड है कंपनी का और एलएलपी का, वो आरडी के नाम से जाने जाते हैं। अब इसके बाद जो आता है वो आता है फील्ड ऑफिस, जिसको हम लोग बोलते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये फ्रंट लाइन ऑफिस है और इस ऑफिस के जरिए ही कंपनी का रजिस्ट्रेशन, नॉमिनेशन, चेंजेस और कोई भी कंट्रोलिंग इंक्लूडिंग एलएलपी, जो एलएलपी है उनका भी रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेशन यहीं से होता है। तो ये मेन ऑफिस है जहां से हम सब का मीन्स आपका जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जो बैंकर्स है, जो क्रेडिटर्स है, प्लस जो कंपनी से रिलेटेड लोग हैं जितने भी, उनका ये फील्ड फंक्शनरी है और इसको पब्लिक ऑफिस कहा जाता है। क्योंकि इस ऑफिस के जरिए हम किसी भी कंपनी के बारे में जानकारी प्राप्त करने का राइट रखते हैं। कोई भी यहाँ अपना फीस जो इस ऑफिस की है वो भर के उस समय पर जाके हम उसके डॉक्यूमेंट्स को, उसके पेपर्स को हम वेरीफाई कर सकते हैं जो उस कंपनी से डील करना चाहते हैं। इसके अलावा जो रजिस्ट्रेशन का काम होगा, कंपनी नई बनेगी या एलएलपी बनेगी, वो डॉक्यूमेंट्स आरओसी के पास ही फाइल किए जाएंगे और वहाँ से स्क्रूटनी के बाद वो सर्टिफिकेट जारी होगा जिस दिन से कंपनी या एलएलपी अस्तित्व में आएगी, और उस दिन से उसका वो बर्थ सर्टिफिकेट माना जाएगा। इसके साथ ये कंट्रोलिंग का भी काम करता है और कुछ पेनाल्टी भी इसको दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि किसी केस में ये पेनाल्टी भी लगा सकते हैं। पूरे देश में स्मूथ काम के लिए लगभग हर स्टेट में एक एक आरओसी की ऑफिसेस है। कुछ एक्सेप्शन हैं जहां जैसे महाराष्ट्र में और तमिलनाडु में एक के अलावा दो दो ऑफिसेस काम करती है, तमिलनाडु में और महाराष्ट्र में। तो इस तरह का सेटअप हमारे पास है जो कंपनी एक्ट को इम्प्लीमेंट करती है और कंपनी से रिलेटेड जो लोग हैं उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। बीच बीच में एमसीए के द्वारा कुछ नोटिफिकेशंस आते हैं, जैसे 25/7/2019 को एमसीए के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिस नोटिफिकेशन के अंतर्गत जो आरओसी शिलोंग में था वो अब गुवाहाटी में होगा और वो बाकी बचे हुए यूनियन टेरिटोरीज को भी कंट्रोल करेगा। ये एक था। दूसरा जो नोटिफिकेशन है वो आया आपका 30/10/2019। इसमें जो आरओसी जम्मू है वो यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर एवं लद्दाख को भी कंट्रोल करेगा। तो बीच बीच में एमसीए के नोटिफिकेशन को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा समय समय पर कि वो अपने अपडेशन के लिए कि कंपनी एक्ट में क्या क्या अपडेशन है वो एमसीए को भी मानना। तो ये सेटअप हमारे देश में अभी फिलहाल में चल रहा है जो कंपनी एक्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को दर्शाता है। अब हम लोग इसके आगे अगले सेशन में कंपनीज के बारे में, कितनी तरह की कंपनीज अपने देश में है, इसकी चर्चा करेंगे। वो अगले
यह कंपनी एक्ट के सीरीज का पहला सेशन है। इस सीरीज के बाकी सेशन के बारे में जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे लाल घंटी पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन करें।